स्वर में आस्था से जुड़ी अगली कड़ी में मैं आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जो मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद करने हमारे पास आ जाएंगे, इस बात का अंदाजा न कोई कर सकता है और न अनुमान कर सकता है। वस्तुतः ये घटना आज से लगभग 42 वर्ष पहले की है। उस समय मेरे छोटे भाई को और छोटी बहनों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए महेंद्र भैया आया करते थे। साल भर उन्होंने पढ़ाया होगा और उसके बाद उनका माने तबादला हो गया, कहीं नौकरी लग गई उनको और पिताजी भी देहांत हो गया था उनके, तो वो चले गए। लेकिन ये साल भर 1.5 साल करीब वो रहे और सिर्फ मेरे घर में ही नहीं आते थे पढ़ाने, मेरे चाचा के बच्चों को भी बगल में रहते थे, चाचा उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे और बड़े ताऊ जो घर के बगल में रहते थे उनके यहाँ किराएदार के बच्चों को पढ़ाने आया करते थे। तो कभी कल संध्या समय उनसे मुलाकात बातचीत हो जाती थी। वैसे मैं भी बहुत माने शाम को आती थी और फिर अपने पढ़ाई में ये सब में लग जाती थी, घर के काम में लग जाती थी। कभी काल बात लेकिन उनसे होती थी तो उनका शिष्टाचार, उनके बोलचाल, उनकी सादगी सब मुझे बहुत प्रभावित करती थी। एक बार की बात है कि उनकी घड़ी खो गई थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि महेंद्र भैया आज आपकी घड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। तब उन्होंने कहा कि हाँ घड़ी खो गई, कल सिनेमा देखने गया था, यूँ तो मैं जल्दी जाता ही नहीं हूँ, कब साल भर 2 साल पे गया था सिनेमा देखने, टिकट कटाने के लिए हाथ जो रखा हुआ था, इतनी भीड़ थी कि जो नई पिक्चर लगी थी इसलिए भीड़ भी बहुत थी और टिकट माने मिल जाए जल्दी इसलिए हाथ आगे डाला हुआ था। लेकिन पता नहीं उसी भीड़ में कब हाथ से घड़ी गिर गई, कुछ पता नहीं। और जब होश आया देखा पूरे जगह तो कहीं भी घड़ी नहीं मिली। महेंद्र भैया 5-6 भाई बहन थे और उनके पिताजी की आय भी बहुत ज्यादा नहीं थी। साधारण सी नौकरी किसी के दुकान पर करते थे, घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वैसे में उनकी घड़ी का खोना उनके लिए एक दुखद घटना तो थी ही, परंतु घड़ी खो जाने के बाद भी वो हमेशा एकदम समय पर पढ़ाने के लिए घर आ जाते थे। एक दिन मैंने कहा भैया आपकी घड़ी खो गई है, फिर भी आप एकदम समय पर कैसे आ जाते हैं? उन्होंने कहा मेरी दिनचर्या इतनी नियमित है कि सब काम स्वतः ही समय पर हो जाता है। वैसे धूप से भी मैं अंदाज कर लेता हूँ। खैर तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उनकी घड़ी का खोना मुझे बहुत तकलीफ देता था। एक दिन मैंने पापा से कहा पापा आप एक घड़ी महेंद्र भैया को भी दे दीजिए ना, उनकी घड़ी खो गई है। दिक्कत तो होती ही होगी परंतु उनके पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि दूसरी घड़ी तुरंत खरीद लें। हालांकि आर्थिक स्थिति मेरे पापा की भी बहुत दयनीय थी, मेरे पास भी उस जमाने में कोई घड़ी नहीं थी। पता नहीं लेकिन पापा को मेरा आग्रह कैसा लगा क्या लगा वो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन 4-5 दिन बाद ही उन्होंने एक घड़ी महेंद्र भैया को दी। वो घड़ी नहीं ले रहे थे परंतु पापा के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने वह घड़ी ली। मुझे उनको उस घड़ी को पहनते देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता था। और फिर बाद में उनकी कहीं पे नौकरी लग गई और फिर माने धीरे धीरे उनका हम लोग के घर में आना जाना थोड़ा कम हो गया। लेकिन एक बार जब वो कभी छुट्टी पे आए हुए थे तो हमारे घर आए थे और उसी दिन मेरा बीए का रिजल्ट निकला था। मैं बहुत ही अच्छे अंकों के साथ फर्स्ट हुई थी। उन्होंने मेरा परीक्षा फल देखा और बहुत खुश हुए और कहने लगे अब तुम एमए कर लो, तुम्हारा इंटर का बीए का सब रिजल्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारी नौकरी निश्चित लगेगी। कुछ देर बाद वे चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से एमए पढ़ने की बात कही तो माँ ने साफ शब्दों में मना कर दिया, कहा कि नहीं तुम लोग 6 भाई बहन हो, 5 बहनें ही हैं, एक छोटा भाई है, 5 बेटियों की शादी में भी खर्च पड़ेगा, अतः पढ़ाई आगे मैं तुम्हारी नहीं करवा सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, घर खर्च में अब तुम लोग साथ दो, प्राइवेट स्कूल की नौकरी कर रही हो वही करती रहो, कुछ आर्थिक सहारा मिलेगा। मैं कुछ कह न सकी परंतु मन में घनीभूत पीड़ा का अनुभव कर रही थी। 2-4 दिन बाद जब मैं स्कूल जा रही थी, सुबह
प्राइवेट स्कूल में मैं जाती थी 10 बजे। उसी समय अचानक मेरी महेंद्र भैया से भेंट हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, मुकुल तुमने एमए में नामांकन करवा लिया तो स्कूल की नौकरी ही कर रही हो? मैंने कहा भैया मम्मी कहती है कि हम तुम्हें और नहीं पढ़ा सकते, सबकी भी परवरिश करनी है, फिर नौकरी करती हो तो घर में भी सहारा मिलता है, तुम्हारे पढ़ाई करने से वह भी बंद हो जाएगा, अतः मैं आगे नहीं पढ़ सकूंगी भैया। महेंद्र भैया ने कहा तुम अगर चाहो तो पढ़ भी लोगी और मम्मी को जो पैसा दिन भर प्राइवेट स्कूल की नौकरी से कमा के देती हो उससे अधिक कमा करके भी दे सकती हो। मैंने कहा भैया ऐसा कैसे? उन्होंने कहा मेरी तरह ट्यूशन करके। मैंने कहा भैया आप तो लड़के हैं, हर कहीं जाने की आजादी है, मैं तो लड़की हूँ, किसी किसी के घर जाकर पढ़ाना कैसे होगा? तब भैया ने तुरंत कहा अरे घर घर जाकर तुम नहीं पढ़ाओ, तुम बच्चों को घर बुलवा कर तो पढ़ा सकती हो, इसमें क्या समस्या है? मैंने कहा हाँ भैया, परंतु मेरे दिमाग में ये बात एकदम नहीं आई थी। बस उस दिन से मैंने सोच लिया कि अब मैं ट्यूशन करूंगी और स्कूल की नौकरी करके जब मैं घर आई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि पढ़ाई के लिए मैं स्कूल छोड़ूंगी और घर पर ट्यूशन कर लूंगी, उससे तुम्हें भी सहारा कर सकूंगी, साथ अपनी पढ़ाई का भी खर्च आराम से निकाल लूंगी। तो मैंने अपनी छोटी बहनों से कहा कि तुम्हारी जो भी सहेली ट्यूशन पढ़ना चाहे पूछना, घर आकर पढ़े। ईश्वर की कृपा से दूसरे ही दिन 2 लड़कियां आ गई इसी प्रकार, और फिर 2-4 दिन बाद 2 लड़कियां, इस प्रकार मेरे पास करीब 7-8 बच्चे हो गए। इधर मैंने मगध विश्वविद्यालय में एमए में हिंदी में नामांकन भी ले लिया। ट्यूशन से जब वहाँ से विश्वविद्यालय से आती थी शाम को तो बच्चों को बुला के पढ़ा भी लिया करती थी, और इस प्रकार मैं विश्वविद्यालय में पढ़ भी रही थी और अपनी पढ़ाई सुबह उठ के कर लेती थी, कुछ रात में करती थी, और संध्या समय मैं ट्यूशन भी कर लिया करती थी। और एक बार की बात है, इसी बीच महेंद्र भैया घर आए। उन्होंने मुझको जब ट्यूशन पढ़ाते देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। इसी बीच उनकी शादी भी पक्की हो गई थी, तो शादी पे भी आमंत्रण देने आए थे। हम लोग उनकी शादी में गए। हालांकि उन्होंने शादी मंदिर में बड़े ही साधारण ढंग से की, क्योंकि लड़की वाले बहुत आर्थिक रूप से कमजोर थे और दोनों का जीवन लेकिन बहुत सुखी था। और उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था, अतः जो छोटा सा मकान था उसको बेचकर जहां उनकी नौकरी थी वहीं वो परिवार सहित चले गए। उस जमाने में कोई दूरभाष भी नहीं था और न ही मेरे पास उनका कोई पत्राचार वगैरह का कोई माने पता था। मेरी पढ़ाई पूरी हुई, एमए पूरा हो गया, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए किया। ईश्वर कृपा से मुझे नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद मुझे महेंद्र भैया को यह समाचार देने की प्रबल इच्छा हुई, लेकिन वो तो घर बेच के जा चुके थे। फिर भी मोहल्ले पड़ोस वालों से उनका कोई पता मिले तो उनको पत्राचार कर यह खुशी साझा करती, परंतु दुर्भाग्यवश उनका कोई पता मुझे नहीं मिला। मैं 1982 से नौकरी कर रही हूँ, आज प्रोफेसर हूँ। इतने दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, परंतु कहीं महेंद्र भैया जो मेरे लिए देव स्वरूप थे, मैंने उनका दर्शन नहीं पाया, न ये समाचार उनको दे सकी। ईश्वर कृपा से कभी उनका दर्शन मिल जाएगा तो मैं उन देवता के चरण स्पर्श करूंगी जिनकी वजह से मुझे मेरी मंजिल का रास्ता मिला। वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर से उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ, और ईश्वर कभी जीवन रहते एक बार उनके दर्शन और उनके चरण स्पर्श का सुअवसर प्रदान करे, यही मंगल कामना करती हूँ। और मेरे पास तो उनकी कोई फोटो भी नहीं है और न तो कुछ है जो कि मैं उन तक ये समाचार और आप लोगों को दिखा सकूं कि वे देवता स्वरूप कौन थे। परंतु यदि मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगा तो उनके चरणों में मैं अपना नमन करती हूँ और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।